सोचिए, एक ही जिला, एक ही आदिवासी समाज और दो बड़े नेता, दोनों दशकों से पावर में हैं। दोनों के पास एक ही जिम्मेदारी आती है, अपने लोगों का विकास करने की। आदिवासी विकास मंत्रालय एक के बाद एक दोनों उस मंत्रालय को संभालते हैं, हजारों करोड़ों का बजट कंट्रोल करते हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि उस जिले की तस्वीर आज भी नहीं बदली? ऐसा क्यों है कि वहां आज भी बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों नेताओं में से कौन कितना जिम्मेदार है? आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के नंदुरबार की, और इस कहानी के केंद्र में है दो नाम, डॉक्टर विजय कुमार गावित और एडवोकेट केसी पाडवी। ये सिर्फ दो नेताओं की पॉलिटिकल लड़ाई की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस आम आदिवासी वोटरों की जो दशकों से इन दोनों के बीच पिस रहा है। ये कहानी है विकास के उन वादों की जो शायद फाइलों में से बाहर कभी निकल ही नहीं पाए। सच कहूँ तो ये वीडियो बनाना आसान नहीं था। जब दो इतने पावरफुल नेता आमने सामने हो तो सच और झूठ के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है। लेकिन आज हम डेटा, फैक्ट्स और सरकारी रिपोर्ट्स के जरिए इस पूरी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। नंदुरबार महाराष्ट्र का वो आदिवासी बहुल जिला जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में राज्य में सबसे नीचे है। एक ऐसा इलाका जहां आज भी हजारों लोग रोजगार के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश पलायन करते हैं। और इसी जिले की राजनीति पर दशकों से दो परिवारों का दबदबा रहा है। एक तरफ है डॉक्टर विजय कुमार गावित जो कभी एनसीपी में थे और अब बीजेपी के एक कद्दावर नेता है। दूसरी तरफ है एडवोकेट केसी पाडवी जो अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस के वफादार सिपाही बने रहे। इन दोनों में कोई समानता है, दोनों आदिवासी समाज से आते हैं, दोनों कई बार विधायक चुने गए और सबसे बड़ी बात, दोनों ही महाराष्ट्र सरकार में आदिवासी विकास मंत्री रह चुके हैं। यानी जिस तिजोरी की चाबी से नंदुरबार का भविष्य लिखा जाना था, वो चाबी इन दोनों के हाथों में रह चुकी है। तो सवाल ये है कि विकास का ताला आखिर खुला क्यों नहीं? किसी भी लड़ाई को समझने के लिए पहले योद्धाओं को समझना जरूरी है। चलिए पहले बात करते हैं विजय कुमार गावित की। डॉक्टर विजय कुमार गावित ने 1995 में अपनी राजनीतिक पारी एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर शुरू की थी, लेकिन जल्द ही वो पावर की सीढ़ियां चढ़ते गए। एनसीपी में शामिल हुए और एक के बाद एक बड़े मंत्रालय संभाले, खास तौर पर आदिवासी विकास मंत्रालय, जहां उनका कार्यकाल काफी लंबा रहा। समय के साथ नंदुरबार की राजनीति पर उनकी पकड़ एक शत्रु होती चली गई। वो खुद विधायक, उनकी बेटी हिना गावित 2 बार सांसद, पत्नी जिला परिषद अध्यक्ष, एक तरह से पूरा जिला गावित परिवार का गढ़ बन गया। पार्टियों से ज्यादा गावित का नाम चलने लगा। कांग्रेस हो, एनसीपी हो या बीजेपी, गावित हमेशा सत्ता के साथ रहे। अब बात करते हैं केसी पाडवी की। एडवोकेट केसी पाडवी की पहचान एक कट्टर कांग्रेस नेता की रही है। वो भी कई बार विधायक चुने गए और नंदुरबार के एक बड़े हिस्से, खासकर अक्कलकुआ इलाके में उनका मजबूत जनाधार माना जाता है। जब 2019 में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तो उन्हें भी वही मंत्रालय मिला जिसे कभी गावित संभालते थे, आदिवासी विकास मंत्रालय। पाडवी को एक साफ सुथरी छवि का नेता माना जाता रहा है और उनकी पूरी राजनीति गावित परिवार के विरोध पर टिकी रही। तो अब आप सिचुएशन समझिए। नंदुरबार के लोगों के पास दो ऑप्शन थे। एक गावित परिवार जिसका पूरे जिले में दबदबा था और जो हमेशा सत्ताधारी पार्टी के साथ रहता था, और दूसरा केसी पाडवी जो एक पार्टी के प्रति वफादार थे और गावित के सबसे बड़े चैलेंजर थे। लेकिन आम आदमी के लिए सवाल ये नहीं था कि कौन किस पार्टी में है, उनके लिए सवाल था हमारे बच्चों का पेट कौन भरेगा, हमारे गांव में पानी कौन लाएगा, हमारे युवाओं को नौकरी कौन दिलाएगा। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें दोनों के काम के रिपोर्ट कार्ड को खोलना होगा। जब हम विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है स्वास्थ्य, और नंदुरबार का नाम आते ही जो सबसे दर्दनाक तस्वीर सामने आती है वो है कुपोषण की। यह आंकड़े आपको अंदर तक हिला देंगे। साल 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 10 महीनों में नंदुरबार में 662 बच्चों की कुपोषण से मौत हो गई। 2022 में बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया गया कि उस साल जनवरी से 86 बच्चों की मौत हुई। 2023 में सिर्फ 3 महीनों में 179 बच्चों की मौत की खबर आई। ये सिलसिला रुका नहीं और ये आज भी जारी है। अब आप सोचिए, ये मौतें तब हो रही थी जब आदिवासी विकास मंत्रालय का हजारों करोड़ों का बजट हर साल खर्च हो रहा था। विजय कुमार गावित 2004 से 2009 तक आदिवासी विकास मंत्री थे और बाद में केसी पाडवी भी इसी पद पर रहे।
तो ये पैसा गया कहाँ? और यहीं पर सामने आती है वो रिपोर्ट जो हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। ये कहानी है लगभग 6,000 करोड़ रुपए के आदिवासी विकास घोटाले की। यह आरोप तब लगे जब विजय कुमार गावित मंत्री थे। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर जस्टिस MG गायकवाड़ की एक कमेटी ने इसकी जांच की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जो पाया वो शॉकिंग था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आदिवासियों के लिए बनाए गए स्कीम्स में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। किसानों के लिए खरीदे गए हजारों पानी के पंप उन तक कभी पहुंचे ही नहीं। उन्हें गोदामों में सड़ने दिया या बाहर बेच दिया गया। आश्रम स्कूल में बच्चों के लिए जो छटाई मेट बाजार में 200-300 रुपए की मिलती थी, उसे 1,930 रुपए में खरीदा गया। लिक्विड प्रोटीन, गैस चूल्हे, हर चीज की खरीद में गड़बड़ी पाई गई। कोई योजनाओं के लाभार्थियों की तो कोई लिस्ट ही नहीं थी। ये सब तब हो रहा था जब नंदुरबार में बच्चे एक एक निवाले के लिए तरस रहे थे। गायकवाड़ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में गावित के डिपार्टमेंट पर सीधे सीधे सवाल उठाए। और फिर क्या हुआ जब गावित पर ये आरोप लगे? वो एनसीपी में थे। विपक्ष यानी बीजेपी ने खूब हंगामा किया, लेकिन 2014 के चुनाव से ठीक पहले गावित बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद इस मामले की जांच की रफ्तार धीमी पड़ती चली गई। अब आते हैं केसी पाड़वी पर। जब वो आदिवासी विकास मंत्री बने तो उन्होंने भी विकास के बड़े बड़े वादे किए, लेकिन क्या उनके आने के बाद नंदुरबार में कुपोषण रुक गया? आंकड़े तो ये नहीं कहते। तो सवाल ये उठता है कि क्या पाड़वी ने उस सिस्टम को बदलने की कोशिश की जिसमें इतना भ्रष्टाचार था, या वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा बनकर रह गए? चलिए बात करते हैं सड़क, पानी, बिजली और रोजगार की। दोनों ही नेता अपने अपने इलाकों में सड़कें बनवाने का क्रेडिट लेते हैं और ये सच है कि कुछ काम हुआ भी है, लेकिन नंदुरबार की असलियत आज भी ये है कि हजारों लोग काम की तलाश में अपना घर गांव छोड़कर दूसरे राज्य में जाते हैं, जिन्हें बंडेड लेबर या बंधुआ मजदूर तक कहा जाता है। केसी पाड़वी खुद ये मानते हैं कि उनके इलाके से 70 से 80% लोग बंधुआ मजदूर जैसे लोग गुजरात और वेस्ट महाराष्ट्र में मजदूरी करने जाते हैं। आज हमारे यहाँ वोटिंग के लिए भी 70 to 80% लोग बाहर गए हुए हैं। वो नंदुरबार में बड़े उद्योग लगाने की मांग करते हैं ताकि लोगों को यही रोजगार मिल सके। लेकिन सवाल यह है कि जब वो खुद दशकों तक विधायक रहे, मंत्री रहे, तो वो अपने कार्यकाल में ऐसे उद्योग क्यों नहीं ला पाए? वही सवाल विजय कुमार गावित से भी है। अगर नंदुरबार में इतना ही विकास हुआ है तो आज भी वहाँ के नौजवानों को पलायन क्यों करना पड़ रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद दोनों में से कोई देना ही नहीं चाहेगा। तो एक तरफ है गावित, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, लेकिन वो पावरफुल है और काम कराने वाले नेता की इमेज रखते हैं। दूसरी तरफ पाड़वी है, जिनकी छवि तो साफ है, लेकिन उनके कार्यकाल में भी जमीनी स्तर पर कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं दिखा। तो ऐसे में नंदुरबार का वोटर क्या करे, वो किसे चुने? ये नंदुरबार के लोगों का सबसे बड़ा दिलेमा है। जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तब बीजेपी की हिना गावित ने कांग्रेस के केसी पाड़वी को ही हराया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पासा पलट गया। इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार जो केसी पाड़वी के ही बेटे हैं, गोवल पाड़वी ने हिना गावित को बड़े अंतर से हरा दिया। ये नतीजे क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि लोगों में गुस्सा था। शायद गावित परिवार के 10 साल के काम से वो खुश नहीं थे। उन्होंने एक बदलाव के लिए वोट दिया, लेकिन पॉलिटिक्स इतनी सीधी नहीं होती। गावित परिवार की जड़ें बहुत गहरी है। लोकसभा हारने के बावजूद विजय कुमार गावित आज भी नंदुरबार से विधायक हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में उनका दबदबा कायम है। उनकी राजनीति करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो पार्टी से ज़्यादा अपने व्यक्तिगत संबंधों और पावर पर यकीन रखते हैं। दूसरी तरफ पाड़वी की राजनीति कांग्रेस की विचारधारा और पार्टी के वफादार वोट बैंक पर टिकी है। इस लड़ाई में विकास का मुद्दा अक्सर पीछे छूट जाता है और सारा फोकस इस बात पर आ जाता है कि मेरा नेता बनाम तुम्हारा नेता। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, नंदुरबार की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? सिर्फ विजय कुमार गावित या सिर्फ केसी पाड़वी? सच कहूं तो ये सवाल ही गलत है। जिम्मेदारी दोनों की है। विजय कुमार गावित की जिम्मेदारी ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा समय तक पावर में रहे, उस मंत्रालय के मंत्री रहे जिसके पास आदिवासियों के विकास का सारा पैसा था। लेकिन केसी पाड़वी भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। जब उन्हें मौका मिला तो वो उस सिस्टम में ऐसा क्या बदलाव लाए जिससे लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सके? क्या उनके मंत्री बनने के बाद नंदुरबार से पलायन रुक गया? क्या कुपोषण खत्म हो गया? अनफॉर्चुनेटली जवाब है नहीं।
एक्चुअली असली जिम्मेदार सिर्फ ये दो नेता नहीं, जिम्मेदार है वो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो विकास को नहीं बल्कि चुनावी जीत को अपना प्रायोरिटी मानता है। जिम्मेदार है हम और आप जो जाति, परिवार और झूठे वादों के नाम पर वोट देते हैं, लेकिन 5 साल तक अपने नेता से हिसाब मांगना भूल जाते हैं। नंदुरबार की कहानी सिर्फ गावित बनाम पाड़वी की नहीं है, ये कहानी है भारत के हर उस पिछड़े इलाके की जहां नेता अमीर होते जाते हैं और जनता वही की वही रह जाती है। आपकी क्या राय है? नंदुरबार की इस कहानी का असली जिम्मेदार कौन है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।